3 बार स्टार्ट। नमस्कार का नमन करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मन ही मन संकल्प दोहराएंगे कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे विश्व में हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। पूरे विश्व में योग का पताका फैलाएंगे। हमारा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अवेद्य है। हम अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। नाउ रब योर palm। अपने पूरे फेस पे मसाज करें। सब अपना पीडीएफ ओपन करेंगे क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं, हम आराम से सुनेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। एक्चुअली कुछ फोन में प्रॉब्लम हो रही थी और जो लैपटॉप है इसमें हम मेल पे आईडी दे नहीं पाए थे, तो अभी मेरे पास आया नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बताओ, जो पढ़ लेते हो तो रिवीजन करते हो आप लोग कि कुछ नहीं करते रिवीजन? कितने लोग हैं जो रिवीजन करते हैं? क्लास के बाद एक बार भी रिवीजन करते हैं? कम से कम 10 मिनट्स का रिवीजन जरूर कर दिया करो सोने से। मैम मैं करती हूँ, पर ये टीचिंग सिस्टम का नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है। कोशिश किया करें क्योंकि जब हम जैसे आज हमने पढ़ा, स्टडी की, और आज ही हमने रात में सोने से पहले या मॉर्निंग में रिवीजन कर लिया, तो आप समझ लेना फिर आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज आपने पढ़ा और फिर रिवीजन किया एग्जाम टाइम, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। कौन पढ़ रहे हैं? हैंड रेज करेंगे जो रीडिंग करने जा रहे हैं। वर्षा आप पढ़ रहे हैं? प्रिया, वर्षा, जो भी पढ़ना हो स्टार्ट करेंगे। जिनको भी पढ़ना हो स्टार्ट कीजिए। अभी भी समझ। प्रेमा जी आप पढ़ो फिर। जब कोई नहीं तो प्रेमा जी को आप पढ़िए, स्टार्ट। मैम पेज नंबर क्या था? पेज नंबर मेरे पास पीडीएफ नहीं है। ठीक, आप लोग देखिए। मुझे भी नहीं इसको याद है? अच्छा एक मिनट, सब लोग देख लीजिए, याद आ जाएगा। मैम 12 चल रहा है। वही पेज 11 पेज नंबर ओपन करिए। 11 पेज। हम लोग ने उस दिन IQ, EQ, SQ, PQ पढ़ लिया था। ठीक है, इसलिए वो हम लोग ने नहीं पढ़ा था। स्टार्ट। नियोजन का सिद्धांत। एक सफल शिक्षक वो माना जाता है जो कक्षा में जाने से पहले ही यह योजना बना ले कि उसे आज क्या पढ़ाना है। शिक्षण कार्य करते समय हर शिक्षक को अपने शिक्षण की क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए।
चयन का सिद्धांत। शिक्षण के लिए केवल उन्हीं तत्वों का चयन किया जाना चाहिए जो आवश्यक है। एक सफल शिक्षक सरल तथा कठिन विषयों को उनके कठिनता के आधार पर उनका क्रम निर्धारित करता है और उसे छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। प्रत्येक शिक्षक को पढ़ाने से पहले काफी सावधानी से विषय के शिक्षण के लिए व्यूह रचनाओं का चयन, निर्माण और उपयोग करना चाहिए। अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। यह प्रभावशाली अधिगम हेतु आवश्यक तथ्य है। एक अच्छा शिक्षक कक्षा की स्वच्छता, प्रकाश, रोशनदान की उचित व्यवस्था पर ध्यान देता है। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षक अपने छात्र की कमजोरियां, कमियों तथा त्रुटियों का पता लगाकर सुधार करता है। क्रियाओं का सिद्धांत। फ्रोबेल के अनुसार कार्य करके सीखना लर्निंग की सर्वोच्च विधि है। विभक्तिकरण का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण के लिए विषय को कुछ भागों में बांटना चाहिए जिससे छात्रों को सभी बिंदु स्पष्ट हो सके। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन से हैं? शिक्षा आजकल छात्र केंद्रित है। यह विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की ही देन है। इसका अर्थ बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, मानसिक स्तरों तथा उनकी आयु के आधार पर शिक्षा प्रदान करना है। इसके सिद्धांत निम्नलिखित है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभ्यास एवं रुचि का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत। परिवर्तन, विश्राम तथा मनोरंजन का सिद्धांत। प्रतिपुष्टि तथा पुनर्बलन का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। स्वदिगम का सिद्धांत। समूह गति शास्त्र का सिद्धांत। स्व अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मक का सिद्धांत। सहानुभूति का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत। उद्दीपन का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। योग शिक्षा के विभिन्न आयाम एवं अनुप्रयोग। योग का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण साधन है। योग साधना एक ऐसी सरल तथा सफल साधना है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास ही नहीं वरन सारे समाज, राष्ट्र तथा अंत में सारी मानवता का कल्याण हो सकता है। यदि व्यक्ति अच्छा हो, ईमानदार है, चरित्रवान है, कर्तव्यनिष्ठ है तो समाज भी ऐसा ही बनेगा। यदि समाज अच्छा है तो राष्ट्र अच्छा होगा। यदि सभी राष्ट्र अच्छे हैं तो विश्व अच्छा होगा। युद्ध तथा आतंकवाद का भय समाप्त हो जाएगा। विश्व में स्थायी शांति की स्थापना हो जाएगी तथा सारे विश्व का कल्याण होगा। योग शिक्षा का लक्ष्य। योग शिक्षा को माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए जिससे देश की युवा पीढ़ी का सर्वांगीण विकास हो, वे सच्चरित्र वाले बने, उन्हें देश के गौरव की पहचान करवाई जाए जिससे विश्व में भारत को वही सम्मान तथा गौरव प्राप्त हो जो उसे अतीत में प्राप्त था। शिक्षा संस्थाओं में योग शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। योग साधना के माध्यम से विद्यार्थियों के आत्मिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायता करना। दूसरा, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। तीसरा, युवा वर्ग को विभिन्न रोगों से ग्रसित न होने देना। चौथा, योग साहित्य तथा योग आचरण से उनमें अच्छे संस्कार डालना। युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों का ज्ञान करवाना। 5, रोगों से ग्रसित न होने देना। रोगग्रस्त होने की दशा में योगिक क्रियाओं से मुक्त होने के उपाय बताना। योग शिक्षा का क्षेत्र। योग शिक्षा के क्षेत्र की बात यदि योग से उठाए जाने वाले लाभों के संदर्भ में की जाए तो यह एक सार्वभौमिक सत्य है। योग का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा एक दृष्टि से सीमाहीन है। व्यक्तिगत कल्याण केवल आर्थिक उपयोग की सीमाओं को लांघकर आत्मिक उत्थान तथा परम पिता परमेश्वर से मिलने की बात कहने लग जाए तो ऐसी स्थिति में उस विषय को किन सीमाओं में बांधा जा सकता है? अनंत में लीन होने की अभिलाषा किस मानव में नहीं होती? परम पिता परमेश्वर में लीन होने के लिए ऋषि मुनि, साधु संत, योगी भोगी सभी कितना प्रयास करते हैं। गर्भगृह के अधकुंभ में कौन बार बार उल्टा लटके रहना चाहेगा?
अनंत में विलीन होने के लिए जितने भी साधन बन पड़े उतने ही थोड़े हैं। योग शिक्षा का कार्य। योग शिक्षा के कार्य बहुत व्यापक है, जिसे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। योग मानव जीवन के संबंधित सभी पहलुओं से किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में हुआ है। योग शिक्षा ही सही अर्थों में जीवन को सही ढंग से जीने की कला है, शिक्षा है। जुड़ा योग एक मिनट। जुड़ा योग शिक्षा द्वारा शारीरिक विकास तथा शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में निम्नलिखित कार्य निभाए जाते हैं। योग की शिक्षा अथवा योग का ज्ञान रीढ़ की हड्डी तथा शारीरिक मांसपेशियों के उचित गठन, नियंत्रण तथा लचीला और शक्तिशाली बनाने में सहायता देता है। दूसरा, हमारा शरीर विकासों से भरा हुआ है। वात, कफ, पित्त के कारण अनेक रोग शरीर में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में योगिक क्रियाएं महत्वपूर्ण है। योग से रक्त दबाव, हृदय गति तथा शरीर का तापमान आदि को सामान्य तथा उपयुक्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। हमारे शरीर का शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे भागदौड़ की जिंदगी में आहार की भागदौड़ अर्थात पैकेट बंद तथा जंक फूड हो गया है। 5. शांति से बैठकर भोजन करने का समय ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पाचन क्रिया का बिगड़ना स्वाभाविक है। योग पाचन क्रिया को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ढालने में सहायता करता है। मानसिक स्वास्थ्य पर मन की शांति। जैसा कि बार बार कहा गया है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ी है, तो उसके साथ साथ मानसिक तनाव तथा अशांति भी बढ़ी है, असंतोष बढ़ा है, बीमारियां बढ़ी है। ऐसी स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य तथा मन की शांति के लिए सरल उपाय बचा है तो वह केवल योग है। मानसिक तनाव को दूर करने तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा विकास की दिशा में योग शिक्षा द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं। 1. योग से चिंता, तनाव, संघर्ष व शिथिलता को दूर करके उपयुक्त मानसिक शांति व स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। 2. ज्ञानेंद्रिय सबल बनती है, उनकी संवेदना तथा ग्रहणशीलता में योग द्वारा वृद्धि होती है। अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी एवं सूक्ष्म शिक्षण। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक और तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती है। दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सारी प्रक्रिया भी सम्मिलित कर ली जाती है। कभी कभी लोग व्यक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियां किसी विधि का अंग हो सकती है, संपूर्ण विधि नहीं। एक युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। निगमनात्मक तथा आगमनात्मक पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के लिए 2 ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी को आगमनात्मक विधि कहते हैं। ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक। दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के 2 अन्य प्रकार होते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग। यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तो पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। परंतु पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाए तो यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाएंगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर चलते हैं। वस्तु विधि। शिक्षण एक प्रसिद्ध सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है, जिनमें नेत्र प्रमुख है। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन, इसीलिए आरंभ से वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है।
अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे 3 और 5 को समझाने के पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती है, फिर उनमें 2 गोलियां और मिलाकर सबको एक साथ गिनते हैं, तब 3 और 2 5 स्पष्ट हो जाता है। दृष्टांत विधि वस्तु विधि का एक दूसरा रूप है। दृष्टांत विधि वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी। इसमें चित्र, मानचित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है। कथन विधि एवं व्याख्यान विधि वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते जब बच्चों को कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं और पाठन प्रभावशाली नहीं होता। इसी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। व्याख्यान विधि इसी की सहचरी है। उच्च कक्षाओं में प्राय व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। कथन विधि में प्राय हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना या सिद्धांत स्थापन, 4 आवृत्ति, 5 प्रयोग। परंतु केवल ज्ञानार्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग होता है। प्रश्नोत्तर विधि प्रश्न यद्यपि रुकेंगे, ठीक। पहले स्टार्ट करते हैं जहां से आपने पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा था जो लर्निंग के हमारे सिद्धांत थे, सीखने के सिद्धांत में क्या क्या इंपॉर्टेंट थे। वहां पे देखिए, एक था हमारा लेसन प्लान, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेसन प्लान क्या है? पाठ नियोजन विधि। जब भी कोई भी लेसन हम पढ़ाने जा रहे हो या कोई क्लास प्रैक्टिकल लेने जा रहे हो या थियोरेटिकल पढ़ाने जा रहे हो, दोनों ही क्लासेस में ध्यान रखना है कि जो हमें क्लास में सिखाना है उसकी पूरी तैयारी करके, और उसको स्टेप बाय स्टेप, यदि आपके माइंड में फीड हो तो माइंड में करिए, नहीं तो उसे एक पेज में नोट डाउन कीजिए कि आज क्लास हमारी जितने मिनट की है, सपोज हाफ एन आवर, आधे घंटे की है, 40 मिनट, 40 मिनट्स की है, 45 मिनट्स की है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड यू हैव टू डिसाइड योर प्लान। ठीक है, आपको अपना लेसन प्लान डिसाइड करना है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि आप जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे क्लास में, तो आप एक एनर्जी के साथ स्पेंड करेंगे। और जब आपके पास कोई लेसन प्लान नहीं होता है, या तो फिर इतना हो कि आप बहुत लंबे समय से टीचिंग कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, तब आपको कोई भी क्लास दे दी जाए तो आप मैनेज कर लेंगे। बट लेसन प्लान होगा तो वो आपके लिए क्लास बहुत सपोर्टिव हो जाएगी, और लोग भी आपसे जो भी सीख रहे हैं, वो स्टूडेंट हो या अदर योग की क्लास में प्रैक्टिकल सीख रहे हो, वो सभी प्रॉपर तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। फिर है नेक्स्ट, सरल से कठिन। ठीक है, इजी टू टफ, इजी टू हार्ड। जब भी क्लास में किसी को भी पढ़ाना हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी क्लास आप टीच कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि विषय को पहले सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे। डायरेक्ट कठिन बात को पहले नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज करके हम लोग अष्टांग योग देख लें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं। यदि हम डायरेक्ट समाधि से बात शुरू करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक, थोड़ा बहुत आएगी भी, लेकिन प्रॉपर नहीं आएगी। और यदि हम बात को यम से स्टार्ट करते हैं कि यम हमारे जीवन का पार्ट है, जो अत्यंत आवश्यक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर सोच को डिफाइन किया। अगर 1 by 1 इजी टू
हार्ड डिफाइन करेंगे, सरल से कठिन बात को व्यक्त करेंगे, तो लोग या बच्चे आपकी बात, विद्यार्थी जो भी हैं, वो समझने में कंफर्ट होंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है प्रभावशाली अध्ययन। प्रभावशाली अध्ययन का मीन्स आप कितना भी अच्छा पढ़ाते हो, कितना भी आपको ज्ञान हो, लेकिन प्रभावशाली अध्ययन कब होता है? जब वो ज्ञान आपके जीवन का भी हिस्सा। ठीक, जो चीजें आपके जीवन का हिस्सा नहीं होती हैं, उनमें कभी प्रभाव नहीं होता। ठीक, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। प्रभावशाली अध्ययन जब लिखा हो कहीं या पूछा जाए, बताया जाए, इट मीन्स कि टीचर के जीवन में वो दिखता, तो प्रभावशाली अध्ययन सामने आएगा। अदरवाइज किताबी नॉलेज लगेगा, जो बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण। ठीक है, वातावरण क्या है कि जहां पे भी क्लास हो रही है वो वातावरण अच्छा हो, आसपास खुली हवा हो, क्रॉस वेंटिलेशन तो कम से कम हो। ठीक है, वहां लाइट हो, एक दूसरे को प्रॉपर देखा जा सके, बैठने की उचित व्यवस्था हो, बहुत स्टैंडर्ड व्यवस्था ना हो, अरेंजमेंट ना हो, बट एक उचित व्यवस्था हो कि व्यक्ति आराम से, स्टूडेंट जो भी है वो बैठे, आपको सुन सके, अपनी बात को कह सके, इस तरह का एक अच्छा वातावरण। ठीक, फिर वातावरण में जो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन है वो भी वातावरण को प्रभावित करता है, कि कम्युनिकेशन इस तरह का हो कि एक दूसरे को समझने में आसानी हो। बहुत टफ कम्युनिकेशन होगा तो भी वातावरण जो क्लास का है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत टफ कम्युनिकेशन में क्या होगा कि बच्चे आपकी बात समझ नहीं पाएंगे, स्टूडेंट, और जब वो समझ नहीं पाएंगे तो आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं देंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन क्या हो, अच्छा होना चाहिए, ताकि जो क्लास का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो इफेक्टिव हो, प्रभावी हो। नेक्स्ट है करके सीखो। करके सीखो से मतलब क्या है, अर्थ क्या है? हम आपको बता दें कि साइकिलिंग करनी है, या आप अपने बच्चों को समझा दें, साइकिलिंग के सारे एस्पेक्ट आप समझा दें कि कैसे पैडल को मूव कराना है, कैसे हैंडल पकड़ना है, कहाँ ब्रेक लेना है, सब कुछ आप बता दीजिए। लेकिन उसको साइकिल ना दीजिए चलाने को, तो लगता है कि वो साइकिल चला लेगा, नहीं चला। ठीक, यही है करके सीखो, कि कुछ भी हम बताएं उसके बाद उसे प्रैक्टिकल में दें, क्योंकि हम कितना भी बता दें, जो बच्चा साइकिलिंग करेगा वो उसका अपना अनुभव अलग होगा। कुछ लोग गिरकर साइकिल सीखते हैं, कुछ बिना गिरे भी सीख जाते हैं। ठीक है, कुछ कई बार गिरते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं गिरते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मूव कराते, किसी को किसी के सपोर्ट की आवश्यकता, किसी को नहीं होती है। तो ये क्या है, ये करके सीखो है कि कितना भी हम नॉलेज दे दें, बट जब हम खुद करेंगे तो एक अपना सेल्फ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, इसे बोलते हैं करके सीखो। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण मनोविज्ञान। शिक्षण मनोविज्ञान क्या है? जितना भी हम एजुकेशन वाला जो हमारा पार्ट है, ये यदि इसमें मनोविज्ञान ना ऐड करें, एक टीचर के पास साइकोलॉजी ना हो, तो वो स्टूडेंट को कभी भी प्रॉपर टीचिंग नहीं कर सकता है, स्टूडेंट के साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए किसी के पास मनोविज्ञान हो ना हो, साइकोलॉजी का नॉलेज हो ना हो, बट टीचर के पास साइकोलॉजी मस्ट होनी चाहिए। अगर साइकोलॉजी टीचर को सही आती है, एक बेसिक साइकोलॉजी है का नॉलेज है टीचर को, तो ही वो एक ग्रुप में क्लास को प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, जब हमें साइकोलॉजी नहीं पता होती है तो हम सब्जेक्ट को एक फ्लुएंट वे में पढ़ाते जाते हैं, और जब हमें साइकोलॉजी पता होती है तो फेस देखकर समझ लेते हैं कि किस बच्चे को मेरी बात समझ आ रही है, किसको नहीं आ रही है, कौन इजी गोइंग हमको गेन कर रहा है, कौन नहीं गेन कर रहा है। तो ये सब क्या है, जब एक टीचर को साइकोलॉजी पता होती है। कई बार होता है कि हम सब्जेक्ट को पढ़ाते जा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे बच्चों के फेस से कि बच्चा कहाँ अनकंफर्ट हो रहा है, अनईजी हो रहा है, स्टूडेंट कहाँ अनईजी हो रहे हैं। तो ये सब कब होता है, जब हमें साइकोलॉजी पता होती है।
दूसरा क्या है, कई बार कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्ले कर रहे होते हैं क्लास में, बट सडन उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो यदि एक टीचर को साइकोलॉजी का नॉलेज है तो वो क्या करेगा, वो तुरंत जज कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा कि जो स्टूडेंट लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सडन क्या हुआ उसको। क्योंकि ये सब चीजें टीचर को के लिए मस्ट होती हैं। स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा टीचर पर डिपेंड होता है। यदि टीचर अच्छे हैं तो अब कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, तो वो अलग मैटर है। तो क्या है कि टीचर को यदि ये साइकोलॉजी पता है तो वो तुरंत जज कर लेगा कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला बच्चा सडन वीक क्यों हो रहा है। क्योंकि कई बार हो सकता है उसकी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसको वो इतना सफर कर रहा है कि उसका प्रभाव उसके स्टडी पर आ रहा है। कई बार उसकी कोई हेल्थ इश्यूज है जिसके कारण उसकी स्टडी अफेक्टेड हो रही है। कई कारण हो सकते हैं, जस्ट लाइक उसके क्लास में किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, इस कारण उसकी स्टडी में प्रॉब्लम्स आ रही है। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो ये सब चीजें भी अगर कोई अच्छे बच्चे क्लास में हैं और सडन उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो टीचर जो साइकोलॉजी समझते हैं इस बात को ऑब्जर्व करके उसकी प्रॉब्लम्स को जो उनके अंडर में आता है उतना सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। ठीक, तो ये क्या है, शिक्षण मनोविज्ञान है। दूसरा क्या है कि बच्चों की कैपेसिटी देखनी होती है टीचर्स को, जो स्टूडेंट है उनकी कैपेसिटी कितनी है। सपोज करके एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है जो बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, तो टीचर क्या करेगा, जो बहुत जल्दी सीखते हैं उनको रिवीजन के लिए वर्क दे देंगे और थोड़ा अधिक वर्क दे देंगे। जो कम थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस लेते हैं, थोड़ा देर लगाते हैं सीखने में, टीचर जब तक उनको आगे की चीजें बता देंगे कि आप करिए या रिवीजन करिए, और जो वीक बच्चे हैं उनको दोबारा से चीजों को समझा देंगे। या जो बच्चों को पहले समझ में आता है उनको टास्क दे देते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पे आइए, जो बच्चों को भी समझ नहीं आया आपका रिवीजन हो जाएगा और बच्चों को समझ में आ जाएगा तो दोबारा से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, जब एक अच्छा टीचर होता है, एक्सपर्ट टीचर होता है, उसी को ये चीजें पता है। अदरवाइज बस क्लास होगी, क्लास का जब तक टाइम है तब तक एक बुक पढ़ी जा रही है, क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखाए जा रहे हैं, बस इतना होकर क्लास ओके हो जाए। और ये पढ़ाई से का इससे कोई मतलब नहीं है। टीचिंग का मतलब है प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन के बाद जो जिसकी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉर्ट आउट करना, और जो भी नॉलेज है वो सामने वाले के जीवन का अनुभव बने। इन बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो ये क्या है, शिक्षण में मनोविज्ञान है। शिक्षण में मनोविज्ञान जब होगा तभी ये चीजें जुड़ती हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई लगातार मोटिवेशन दूसरों से लेना है। सबसे पहला मोटिवेशन हमें अपने आप में बनना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमताएं कितनी बढ़ सकती है, कितनी विकसित हो सकती है, कहां तक डेवलप हो सकती है, ये है मोटिवेशन। यदि मोटिवेशन हमने किसी को दिया, किसी व्यक्ति की हमने क्षमता देखी, कैपेसिटी देखी कि ये 2 पेज राइटिंग कर सकते हैं, तो हमने उसको मोटिवेट क्या किया कि कल आप एट एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट 3 पेजेस बिकॉज ऑफ यू हैव मोर कैपेबिलिटी, दैट्स व्हाई यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क। ठीक है, तब क्या होगा कि उस बच्चे को जो 2 पेज करता है वो 1 पेज और ऐड कर देगा। ऐसे करते करते आप उसको धीरे धीरे उसकी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी जो फ्लुएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके जो अनइजी अनसॉल्व जो रूल्स हैं या मेथड्स हैं, जो जहां प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबको आप टैकल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, जब आपको एक अच्छा मनोविज्ञान पता है, क्योंकि शिक्षण में जब मनोविज्ञान शामिल होता है तभी आगे मोटिवेशन देने की बात हमें समझ आती है। अदरवाइज आप मोटिवेशन पहचान ही नहीं पाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर सेल्फ का मोटिवेशन क्या है, जिसे मोटिवेट करना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है थर्ड टाइप की।
ठीक, रीइंफोर्समेंट क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन मीन्स होता है फोर्सफुली किसी से काम करना, डांट कर भी और प्यार से भी, फोर्सफुली किसी काम को करना, पुनर्बलन का सिद्धांत। कई बार होता है कि बच्चों को डांट के भी काम करा लिया जाता है स्टूडेंट को, और प्यार से भी करा लिया, तो ये फोर्सफुली हुआ। यदि कोई ऐसा टास्क लग रहा है जिसका एक टाइम पर पूरा होना जरूरी है, तो इसमें रीइंफोर्समेंट थ्योरी काम करती है, फोर्स, पुनर्बलन का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है सृजनात्मक क्षमता। सृजनात्मक क्रिएटिविटी, क्रिएशन। क्रिएटिविटी क्या है? कि हर व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी होती है, उसको पढ़ाई से हटकर कुछ ऐसे टास्क भी देने चाहिए जिसमें वो इंटरेस्ट लेता हो। किसी को कुछ डिजाइन करने में अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग करने में अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को डेकोरेट करना पसंद है। तो जिस सबको एक टास्क दीजिए कि जितने भी क्लास में बच्चे हैं वो क्या क्रिएशन कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार उसका चुनाव करें। तो जब कोई व्यक्ति अपनी सेल्फ मोटिवेशन के साथ जब कोई क्रिएशन करता है, कुछ भी काम करता है, तो उससे उसका जो अपना डेली रूटीन है वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। ये है हमारा सृजनात्मक क्षमता का सिद्धांत, क्रिएटिविटी, जो कि हमारे पढ़ाई के साथ साथ अदर चीजों से भी कनेक्ट होता है। तो ये उन्होंने कुछ चीजें देखी। फिर इसी में एक चीज है कहानी के माध्यम से समझना। ठीक है, कहानी के माध्यम से समझना क्या है कि कई बार कुछ चीजें अगर हम अलग अलग करके क्लास में डिस्कस करें या टॉपिक के थ्रू समझाएं तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन यदि हम उसी बात को एक कहानी के थ्रू मैसेज देते हैं, एक स्टोरी के थ्रू मैसेज देते हैं, तो क्या होगा कि वो बात इजी गोइंग सभी को समझ में आ जाती है। क्योंकि कहानी में जब कोई मैसेज दिया जाता है तो कहानी में हम वो सभी मनोविज्ञान के सिद्धांत को कनेक्ट करते हैं जिसमें क्लास के सभी लोग आते हैं। ठीक, अगर हम क्लास के लोगों के अकॉर्डिंग क्वालिटीज डिफाइन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर कहानी के माध्यम से सभी के चरित्र को कहानी में समेटा जा सकता है। ठीक है, अगर हमने कहानी कोई बता रहे हैं कि सच बोलना आवश्यक है, झूठ बोलने से क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने क्लास में कहा जो लोग सच बोलते हैं वो पढ़ने में और अच्छे हो जाएंगे, उनकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। तो जो सच बोलते हैं उनको मैसेज मिल गया, जो झूठ बोलते हैं उनकी हेल्थ भी डाउन हो रही है, मेमोरी भी वीक हो रही है और उनकी रिलेशनशिप भी डाउन हो रही है। ये झूठ जो बोलते हैं उन्हें भी समझ में आ गया। तो ये क्या है, कहानी में कोई पर्टिकुलर एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर उसमें पात्र नहीं है, लेकिन कहानी के माध्यम से हर व्यक्ति अपना अपना मैसेज ले लेता है। ठीक है, तो कहानी क्या है, किसी भी चीज को एक ग्रुप में अगर डिस्कस करना हो और कोई मैसेज देना हो तो कहानी, स्टोरी इज द बेस्ट रेमेडी फॉर डिस्क्राइबिंग योर व्यूज टू अनदर पर्सन। किसी को भी अपने व्यूज को कहानी के माध्यम से आप डिस्क्राइब करना चाहें तो सबसे इजी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग योग शिक्षा में कुछ चीजें पढ़ रहे थे, फिर उसमें भी कई सिद्धांत जुड़े हुए हैं आपके। एक किसी में योग शिक्षा से पहले आप कर लेते हैं कि जब भी टीचिंग हो तो उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों होते हैं, तो वो टीचिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग मानी जाती है। ऑडियो मीन्स जिसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, वीडियो मीन्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जैसे अभी आपके सामने पीडीएफ भी है, ठीक है, और पीडीएफ में आप देख भी रहे हैं। और ऑडियो क्या है कि हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट भी हो पा रहे हैं। तो हम लोग बोलकर भी बात को डिस्कस कर रहे हैं और देखकर भी बात को समझ रहे हैं। तो ऑडियो और वीडियो क्या होता है, या ब्लैक बोर्ड में जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है वो ब्लैक बोर्ड में नोट डाउन कर दिया जाए। तो जब आपके पास ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्म अवेलेबल होते हैं तो जो हमारा टीचिंग मोड है, टीचिंग मेथड है, वो इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है पॉजिटिव वे में। तो ये भी जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग योग शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है।
तो जितनी भी हम चीजें शिक्षा में पढ़ते हैं, कोई भी एजुकेशन का ऐसा पार्ट या सब्जेक्ट नहीं है जहां योग की आवश्यकता हो। ठीक है, क्योंकि योग हमारे जीवन की एक जीवन शैली का नाम है। योग कोई विषय नहीं है जो अलग से पढ़ाया जाए, योग हर क्षण पढ़ा जाने वाला विषय है, जिसकी हमें नींद खुलने से लेकर सोने तक की जो प्रोसेस है या सोते समय की भी जो प्रोसेस है, उन सब में योग शामिल होता है। कोई भी विषय पढ़े, क्या ऐसा लगता है कि यदि हम अच्छे से योग करते हैं या सीधे बैठते हैं या ब्रीथिंग अवेयरनेस के साथ बैठते हैं तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी, एजुकेशन पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी, मैथ्स पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी? क्योंकि योग एक ऐसी टेक्निक है जो यदि हम योग को पहले फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो हमें जो कुछ भी पढ़ना है, सीखना है, वो योग के माध्यम से सरल ढंग से जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी शिक्षा है, शिक्षा जगत है या कॉर्पोरेट सेक्टर है या हमारे अपने जीवन से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, सभी जगह योग शिक्षा अनिवार्य है। क्योंकि योग शिक्षा एक सब्जेक्ट नहीं है, योग पूर्ण जीवन शैली का नाम है, कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट का नाम योग है। फिर देखते हैं योग में एक हमारी डेफिनेशन है जिसको हम सभी क्लासेस में कनेक्ट करते हैं, WHO की, फिजिकल, मेंटल, सोशल, देन स्पिरिचुअल। ये 4 एस्पेक्ट जो हेल्थ के हैं, 4 एस्पेक्ट जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, इन्हीं से हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, कंप्लीट लाइफ कनेक्ट है इसी से। तो सबसे पहले क्या है, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ क्या है हमारी, कि हमारी जो बॉडी है वो फिट रहे। जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है WHO के अकॉर्डिंग, कि जितनी हमारी हाइट है उसमें एक 0 लगाएंगे उतना वेट होना चाहिए। जितनी हमारी हाइट है उसमें एक 0 लगाएंगे उतना हमारा वेट होना चाहिए। मान लो 5 फीट हमारी हाइट है तो वेट 50 kg। ठीक, 5.5 फीट हाइट है तो वेट 55 kg। ठीक है, ये सबको लगभग समझ में आ गया। ये क्या है, बॉडी मास इंडेक्स है, एक रेशियो है WHO के नॉर्म्स में। फिर क्या है, फिजिकल फिटनेस में हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है, हमारा BP ठीक होना चाहिए, हाई और लो की फ्रीक्वेंसी बैलेंस में होनी चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस में हाइट, वेट, BP और हीमोग्लोबिन, इतनी चीजें हमारी फिजिकल फिटनेस के नॉर्म्स में आती है। सेकेंड है हमारा मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सभी योग से ही कोरिलेट हो रही है। मेंटल फिटनेस में क्या है कि हमारे जो डिसीजन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। डिसीजन हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो ही निर्णय ले जो हम अपनी क्षमताओं के अनुसार पूरा कर सके। हमारा जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और पहले बात सुने फिर रिस्पॉन्ड करें, ये सब मेंटल फिटनेस के कनेक्टिव पार्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोशल फिटनेस में। सोशल जो हेल्थ है, सोशल हेल्थ में क्या है हमारा, सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मीन्स हमें अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने प्रोफेशन में, सभी जगह एडजस्ट करना है। और कई बार यदि हमारा एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है तो हमें फिर से अपनी चीजों को ठीक करना चाहिए कि किस कारण से हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर हम अपने एडजस्टमेंट को ठीक करें। ठीक? तो योग में क्या है कि यम नियम जो पढ़ते, यम है हमारे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब अस्तेय, ये सब क्या है हमारे, ये सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो सोशल फिटनेस के नॉर्म्स है योग के थ्रू, वो ये है कि यदि हमारे जीवन में अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, सत्य बोलने की आदत है, चोरी ना करने की आदत है, चरित्र अच्छा है और
जरूरत से ज्यादा चीजों को हम कलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सोसाइटी में जब हम लोगों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं वहां सब सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ में, स्पिरिचुअल फिटनेस, योग से रिलेटेड। स्पिरिचुअल में क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब क्या है, ये वो चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमारे अंतर मन को प्रभावित करती है। ठीक है, हमारा व्यक्तित्व आंतरिक तौर पर इन्हीं चीजों से प्रभावित होता है। हम बाहर कितना भी अच्छा बने रहे, यदि हमें किसी से जेलसी हो रही है, किसी से हम ओवर अटैच्ड हैं, किसी से हेट्रेड हो रही, घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, बहुत ईगो आ रहा है, तो ये सब क्या है, ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को डाउन करते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के विकास के क्रम में ये सब बाधक तत्व है, सब हर्डल्स हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इन चीजों को यदि हमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ को मैनेज करना है तो हमें योग को अपने जीवन में शामिल करना है, अपने जीवन के हर क्षण में योग को रखना है। इसके बाद हम लोग इसी में देखते हैं निगमनात्मक और आगमनात्मक जो सिद्धांत है, और इसी में एक है कठिन से सामान्य, वाक्य से शब्द। तो इसको सबसे पहले लेते हैं शब्द से वाक्य में। ठीक है, शब्द से वाक्य क्या है हमारा, शब्द का मीन्स हमने कहा सत्य, ठीक, झूठ पर सत्य की विजय। तो ये क्या है, एक हमने शब्द बोला है और ये हमने केवल सत्य बोल दिया है, और अब हमने कहा कि इस सत्य को अपने अपने शब्दों में डिफाइन कर दो, 1 पेज राइटिंग कर दो। तो हमने केवल एक सत्य बोला था, एक शब्द बोला है। ठीक है, अब वाक्य आप डिफाइन कर दो। अगर अभी आपसे पूछना, चलिए सबको 10 सेकंड दे रहे हैं, सत्य पर एकदम सही सेंटेंस बोलना, कोई भी एक सही सेंटेंस बोलो। सत्यमेव जयते। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ लिखा है, हमारे नेशनल एम्ब्लम में जो अशोक की लाट है इस पे लिखा है, जितने हमारे कोट हैं वहां लिखा हुआ है। ठीक है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, सब लोग बोलेंगे फटाफट कि सत्य पर कैसे वाक्य बन सकते हैं। ये तो हम लोग पढ़ रहे, शब्द से वाक्य कैसे बन रहे हैं, जो इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इसी से बनता है। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, और लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं। पहली चीज, सर्वदा सत्य नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, कई जगह सत्य बोलना बहुत हार्मफुल होता है। तो जहां नहीं बोलना चाहिए वहां चुप रहना चाहिए। कई बार सत्य बोलने से तांडव हो जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, सर्वदा सत्य बोलना ठीक था, सर्वदा लगाया इसलिए हमने इसको कट किया सेंटेंस। अकेले बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समय देख कर भी बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य में एक चीज है, सत्य अपने आप में ताकत है, लेकिन ताकत का उपयोग कहाँ करना है ये भी विवेक होना चाहिए। ठीक, कई बार सत्य हम ऐसी जगह बोल देते हैं जो बहुत नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, तो सर्वदा नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे बट सर्वदा नहीं, सभी जगह नहीं। ठीक, समय देखकर। दूसरा, सत्य से एक चीज हमने अपने जीवन में सीखी है, जो कि मेरा भी वीक पॉइंट रहा है, कि जब सत्य बोलो तो कई बार गुस्सा आ जाती है, क्योंकि माहौल जब खराब होता है तो लगता है व्यक्ति को अब सच बोलो, और सच बोलने में यदि गुस्सा आ जाए तो भी बेकार। तो ये अपने जीवन में हमने इसको बहुत सुधारा। ठीक, और ये भी लगा कि ये अत्यंत सुधारने की आवश्यकता है। कहीं एक आध पॉइंट में जो चीज रह गई उसको भी ठीक करना है, कि सत्य बोलना है तो बहुत प्रेम से बोलना है और समय देख कर बोलना है, तो ही सत्य काम का है, अदरवाइज सत्य से नुकसान ज्यादा है। ठीक है, चलिए
किसी ने हैंड रेज किया है, आप क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी की चीजें कर सकते हैं। मैम मैंने किया, प्रियंका ने। आपने एक मुझे लाइफ की सबसे बड़ी चीज आप सिखा दी कि समय देख के सत्य बोलना है। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा ही सत्यवादी हूँ और हमेशा मेरी नहीं बनती, इसीलिए लड़ाई होती, चाहे वो ऑफिसर से बात करना हो या किसी से भी हो। नहीं, इसीलिए हमने बोला ऑफिसर नहीं, अपने घर ही में नहीं बनेगी, ठीक है? ऑफिसर तो दूर नहीं, वाकई में आज अपने हस्बैंड भी बोलते हुए मैं नहीं सुनती, मम्मी पापा भी बोलते, बट आज आपने बता दी कि सत्य समय देख के बोलो, और ये गांठ बांध ली आज से मैं। ठीक है, चलिए, मेरे लिए अच्छी बात होगी, किसी को कोई बात समझ में आ जाए, किसी के भी काम की हो सकती है, ठीक है? तो ये इसलिए बोला कि सत्य को अवसर देखकर बोले और बहुत प्रेम से बोले, तो ही सत्य काम का है, ठीक है? चलिए, तो ये हम लोग ने, ये हम क्या बोल रहे थे कि एक शब्द से वाक्य बन सकता है, ठीक है? सत्य क्या है? महर्षि पतंजलि का जो हमारे यम है उसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है? जैन धर्म के जो पंचशील सिद्धांत है उनका एक अभिन्न अंग है, ठीक है? और जो जैन धर्म में पंच महाव्रत है और बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत है, ठीक है? उसमें भी मुख्य अंग के रूप में सत्य को शामिल किया गया, ठीक है? जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें क्या बोले? सत्यम वदति, मतलब सत्य बोले, प्रियम वदति, सत्य ऐसा हो जो प्रिय हो और हितकर हो, ठीक है? तो ये सब क्या है, हम लोग अपने जीवन में देखें तो एक तो क्रांति, उसके पीछे कुछ हुआ हो, लेकिन एक क्रांति है जिसके नाम पर हम आजाद हुए, वो सत्य और अहिंसा की ही क्रांति, ठीक है? उसमें आगे पीछे बहुत सारे, देखो जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो कई गलतियां हो जाती हैं, ठीक है? तो वो उनसे मैटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग आजाद हुए उसमें सत्य और अहिंसा एक मुख्य आंदोलन के रूप में थे, हथियार के रूप में थे, ठीक है? राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी सुनते हैं, वो सत्य पर आधारित है, और उनका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था? महात्मा गांधी के ऊपर। तो एक छोटी सी स्टोरी ने एक व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया और व्यक्तित्व ने पूरे देश की संस्कृति को कैसे प्रभावित किया, ठीक? तो ये हम सब लोगों ने आज बात की। अभी आगे कल जो टीचिंग वाला मेथड है इसको आगे डिस्कस करेंगे। और आप सबसे एक सजेशन है आपको कि सोने से पहले 10 मिनट्स रिवीजन जरूर करें। केवल 10 मिनट्स रिवीजन लेंगे तो एग्जाम के टाइम आपको परेशान नहीं, ठीक है? चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? अभी 1 मिनट है, हो तो मैम मेरे ये प्रियंका का आपको तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। कभी कभी होता है ना कि घर वाले समझाते हम इग्नोर करते, और यही कोई एक बाहर वाला समझाता है तो हमें समझ में आ जाता है। तो आप तो मेरे दिमाग में बैठ गई और मरते तक अब यही रहेगा। चलिए, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? बढ़िया, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, सब बैठेंगे। अच्छा हाँ, एक मैसेज देना था हमको, जो लोग बच्चों पर काम कर रहे हैं वो अलग से हो, और यह जो स्कूल में टीचर्स हैं वो हमको किसी दिन हमें पर्सनल, संडे को या कोई भी दिन आप अलग से भी चूज कर लीजिए, वो 4 से 5 के बीच हमें कॉल कर लेंगे। जो लोग, फिर से लिसन केयरफुली, जो बच्चों पर काम कर रहे हैं में हो या किसी अदर सेक्टर में, एनजीओ वगैरह में कहीं पर भी जुड़े हो, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर ले 4 से 5 के बीच दिल्ली में या फिर संडे के दिन, ठीक है? चलिए, पहले हमें एक मैसेज कर देंगे, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज, ताकि हम समझ जाएं कि आप क्लास से ही बोल रहे हैं, तो फिर हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है? ये कॉल कर देंगे। चलिए, सब बैठेंगे, शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes.